वेलकम टू एसपी नॉवल वर्स, जहां हर कहानी एक नई दुनिया बनती है। कहानियन का सफर यहीं से शुरू होता है। राजेश के दिमाग में लाखों विचार दौड़ने लगे। क्या उन्हें उसकी क्षमता एबिलिटी के बारे में पता चल गया था? क्या वे उसे यह क्षमता छोड़ने और सौंपने के लिए मजबूर करने वाले थे? या क्या लूप ने उन्हें बता दिया था कि उसने ब्रैंडन को मार दिया था और अब वे उसे इसके लिए सजा देने वाले थे? हालांकि राजेश शांत रहने की पूरी कोशिश कर रहा था, ये लगभग असंभव था। जैसे ही वह सीट पर बैठा, उसे महसूस हुआ कि उसका दिल इस तरह धड़क रहा है जैसे वह उसकी छाती से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। बच्चे, शांत हो जाओ, लियो ने कहा। मुझे लगता है कि बाकी लोग भी तुम्हारे दिल की धड़कन सुन सकते हैं। अब, इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। सार्जेंट ने कहा, ब्रैंडन नाम के एक छात्र का हाल ही में निधन हो गया है। अब, तुम्हारे शिक्षक ने मुझे सूचित किया है कि उसने और फेई नाम के एक अन्य छात्र ने कल कॉम्बैट क्लास के दौरान तुम पर हमला किया था। अब, न केवल एक छात्र की मृत्यु हुई है, बल्कि फेई को भी पिछली रात देर से अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ये सब ब्रैंडन की मौत से जुड़ा हुआ था। फिलहाल हमारे पास ब्रैंडन के साथ क्या हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए अंततः हम तुम्हारे पास पहुंचे। हालांकि यह मानना मुश्किल है कि तुम जैसा क्षमताहीन कोई व्यक्ति ऐसा कुछ कर सकता है, लेकिन हमेशा कोई ना कोई तरीका होता है। यहाँ तुम्हारे सामने बैठी महिला में ये पता लगाने की क्षमता है कि कोई सच बोल रहा है या नहीं। अब, कृपया उसकी मांगों को पूरा करो। ठीक है, महिला ने कहा, मुझे बस अपना हाथ मेरे हाथ पर रखना है। जैसे ही राजेश ने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा, उसे अचानक अपने शरीर में एक शांत करने वाली भावना का प्रवेश महसूस हुआ। राजेश का दीपशेक के बारे में अनुमान लगभग सही था। दीपशेक भविष्य में 2 सेकंड पहले देख सकता था, हालांकि यह उतना स्पष्ट नहीं था जितना दूसरे सोचते होंगे। उसकी यह क्षमता उसकी आंखों से सक्रिय होती थी। जब वह अपनी क्षमता चालू करता था, तो एक नई तरह की दृष्टि सामने आती थी। दीपशेक जहां भी देखता, उसे किसी व्यक्ति या वस्तु के अगले कदम का आभास दिखाई देता था। जब दीपशेक की पीठ मुड़ी थी और काली गेंद उसकी ओर आई थी, तो वह गेंद के खुद को छूने के आभास को महसूस कर पाया था। इससे उसे ठीक समय पर अपना सिर हटाने का मौका मिल गया था। राजेश के दीपशेक की ओर बढ़ने से ठीक 2 सेकंड पहले ही, उसके आभास ने दिखा दिया था कि राजेश क्या और कहां करने वाला है। यह एक मजबूत क्षमता थी, जिसे दीपशेक को पहले पहल समझने में बरसों लग गए थे। केवल भविष्य देख पाना अन्य किसी भी पहलू में मदद नहीं करता था। दीपशेक को अपनी ताकत, गति और प्रतिक्रिया समय, सब अपनी क्षमता के साथ प्रशिक्षित करने पड़े थे। हालांकि दीपशेक की क्षमता बाजार में उपलब्ध एक दुर्लभ क्षमता थी, लेकिन इन्हीं कारणों से ज्यादा लोग इसे नहीं अपनाते थे। मगर राजेश ही अकेला नहीं था जिसने दीपशेक की क्षमता को समझा था। रतन ने भी यह जान लिया था। अगर तुम जानते हो कि मैं क्या करने वाला हूं तो क्या हुआ? रतन चिल्लाया, मुझे बस इतना करना है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसे तुम रोक न सको। ये कहकर रतन उसकी ओर दौड़ पड़ा। दीपशेक ने अपना चाबुक घुमाया, जबकि रतन ने अपना हाथ बाहर निकाला और अपनी टेलीकिनेसिस दूर संचालन क्षमता से चाबुक की गति धीमी कर दी। चाबुक इतना धीमा हो गया कि रतन वार से बचने के लिए उस पर से कूद गया। फिर उसने अपने दूसरे हाथ में कुछ बनाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके हाथ के चारों ओर पानी जमा हो रहा हो। एक और वार के साथ, एक पानी की धार उसका पीछा करती हुई आई। दीपशेक तेजी से एक तरफ हटा, एक वार से बचा, लेकिन तुरंत ही पानी की धारों की एक बौछार उसके पीछे लग गई। तभी, पीछे से 2 और काली गेंदें हवा में उठकर सीधे उसकी तरफ आ रही थीं। दीपशेक काली गेंदों को आते हुए देख सकता था और वह जानता था कि वह वार लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। उसने पानी की धारों से बचने का फैसला किया, क्योंकि वे ज्यादा शक्तिशाली हमला था, और इस तरह हटा कि गेंदें उसकी पीठ पर टकराएं। काली गेंदों से टकराने के बाद, दीपशेक वरुण से दूर हट गया, दोनों के बीच दूरी बना ली। मुझे मानना पड़ेगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम 2 क्षमताओं का इस्तेमाल कर पाओगे, पिछली बार तुमने ऐसा कुछ नहीं किया था। लगता है तुम आखिरकार कोई मास्टर स्ट्रोक छिपा रहे थे, दीपशेक ने कहा, लेकिन पिछली बार तुम अकेले नहीं थे जो खुद को रोक रहा था। जब उसके दाहिने हाथ में चाबुक था, तो उसके बाएं हाथ में कुछ बनने लगा। पहले तो वह बस प्रकाश के कणों का एक गुच्छा लग रहा था जो कुछ बना रहा हो, लेकिन फिर आखिरकार एक और चाबुक प्रकट हुआ। ये चाबुक अलग महसूस हो रहा था और दिखता भी अलग था, मानो वह लगभग जीवित हो। सिर्फ पकड़े जाने पर भी, वह चाबुक लगातार सांप की तरह हिल रहा था। चलो, मैं तुम्हें दूसरे साल के और पहले साल के छात्रों के बीच का अंतर दिखाता हूं, दीपशेक ने कहा। हालांकि ईशा इस समय दूसरे साल के अन्य छात्रों से लड़ने में व्यस्त थी, लेकिन वह कमरे में मौजूद शक्ति को महसूस किए बिना नहीं रह सकी। तो, आखिरकार उसके पास भी एक है ना? एक आत्मा अस्त्र। जब दीपशेक और बाकी लोगों के बीच दूरी ज्यादा थी, अंजलि बाकी दूसरे साल के छात्रों से पीछा छुड़ाकर भागने में कामयाब रही। सच कहूं तो, ईशा अकेले ही उनसे ठीक से निपट रही थी और अंजलि वैसे भी ज्यादा मदद नहीं कर रही थी। वह तेजी से राजेश के पास पहुंची और देखा कि वह बुरी तरह घायल है।
ऐसा नहीं था कि वह हिल नहीं सकता था, लेकिन इतना जरूर था कि वह फिलहाल लड़ाई से बाहर था। क्या तुम्हें थोड़ा खून चाहिए? अंजलि ने फुसफुसाते हुए पूछा। नहीं, मैं ठीक हूँ, कोई खतरा नहीं है, चिंता मत करो। बस मैं इन सब लोगों के सामने कुछ भी जाहिर नहीं करना चाहता। मैं समझती हूँ, अंजलि ने कहा और फिर वरुण की ओर देखा। तुम्हारा दोस्त, मुझे मानना पड़ेगा, वह ताकतवर है। हाँ, अब वरुण को देखकर और ये देखकर कि वह कितनी कुशलता से लड़ रहा था, मानो उसने ये सैकड़ों बार किया हो और वह सहजता से दो क्षमताओं का उपयोग भी कर रहा था। राजेश को तुरंत एहसास हुआ कि वह वरुण के बारे में ज्यादा नहीं जानता था और संभवतः उसके पास भी अपने कुछ ऐसे ही रहस्य थे जिन्हें वह अपनी तरह ही सबसे छिपा रहा था। लेकिन फिर, आजाद होने पर भागने के बजाय उसने मदद के लिए आने का फैसला किया था। हालांकि राजेश अभी मदद करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था, लेकिन भविष्य में वह इस दयालुता का ऋण चुकाएगा। अब दीपशेख के आत्मा अस्त्र के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने अपने आत्मा चाबुक को घुमाया और वह बिजली की गति से चलने लगा। जवाब में, रतन ने एक हाथ से पानी की एक दीवार बनाई और दूसरे हाथ से चाबुक को धीमा करना शुरू कर दिया, लेकिन टेलीकिनेसिस क्षमता बेकार थी और चाबुक को धीमा करने में कुछ भी नहीं कर पाई। फिर जब चाबुक पानी की दीवार तक पहुंचा, तो अचानक उसकी लंबाई बढ़ गई और वह रतन के हाथ के चारों ओर लिपट गया। दीपशेख ने आगे खींचा, रतन को जमीन पर घसीटा और फिर अपने दूसरे चाबुक को घुमाकर उसकी पीठ पर वार किया। रतन ने चाबुक के वार से बचने के लिए लुढ़कने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे चाबुक उसका पीछा कर रहा हो, यह अनुमान लगाते हुए कि वह आगे कहां लुढ़केगा। रतन पर कई बार चाबुक के वार हुए और अब उसकी पीठ खून से लथपथ थी। फिर रतन ने अपने दूसरे हाथ से एक छोटी पानी की धार बनाई। वह जानता था कि चाबुक काटने के लिए बहुत मजबूत होगा, इसलिए इसके बजाय उसने सीधे अपने ही हाथ को लक्ष्य किया, उसे अपने शरीर से पूरी तरह काट दिया। चाबुक अब उसके शरीर से जुड़ा नहीं था और उसी समय उसका हाथ भी कट गया था। हालांकि जहां हर जगह खून फैलने की उम्मीद थी, उसके विपरीत रतन टेलीकिनेसिस क्षमता से जख्म से खून बहने को रोकने के लिए अत्यधिक ऊर्जा लगा रहा था। और वह ईमानदारी से नहीं जानता था कि वह इसे और कितनी देर तक बनाए रख सकता है। लानत है तुम पर, रतन चिल्लाया, काश ये शरीर पहले से इतना घायल ना होता। अब तुमने ये कर दिखाया है, तुम्हें लगता है कि एक आत्मा अस्त्र हमें हराने के लिए काफी है। तो फिर से सोचो, छोटे वाले, अब तुम्हारी बारी है। इस आदमी को नर्क दिखाने का समय आ गया है। तभी सभा हॉल के दरवाजे जोर से खुले और एक लंबी, चांदी के बालों वाली महिला अंदर आए और उसके पीछे प्रदीप खड़ा था। मैं सबको तुरंत रुकने का आदेश देती हूँ, उसने कहा, अगर कोई इस आदेश का पालन नहीं करता है, तो सजा के लिए तैयार रहें। प्रदीप के बगल में खड़ी महिला के लंबे चांदी के बाल थे जो उसकी कमर तक जा रहे थे। उसने सिर पर एक बेरेट पहनी थी और उसके बगल में उसकी भरोसेमंद रैपियर तलवार थी जो दांतेदार थी और किसी लंबी जानवर की हड्डी से बनी लगती थी। उसके शरीर से एक ऐसी भावना निकल रही थी, वह बड़ी बहन के प्रकार की लग रही थी जिस पर जरूरत पड़ने पर आपको मुश्किल से निकालने के लिए भरोसा किया जा सकता था। जैसे ही वह कमरे में घुसी, उसी पल एक छात्र को छोड़कर सब जम गए। एक दूसरा साल का छात्र जो उस पल बहुत उत्तेजित था, उसने आखिरकार ईशा को अपना ध्यान भटकते देखा था। वह आगे बढ़ता रहा और हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन एक सेकंड बीतने से पहले ही कमरे में प्रवेश करने वाली महिला शिक्षक छात्र के बगल में थी और कुछ ही पलों बाद वह जमीन पर गिर पड़ा, उसके पैर का पिछला हिस्सा खून से लथपथ था। वह वहां कब पहुंची? अरे, उसके टखनों को देखो, तुम्हें क्या लगता है उसने ऐसा किया? जब दीपशेख ने देखा कि कौन कमरे में आया है, तो उसने तुरंत अपना आत्मा अस्त्र दूर रख दिया। दीपशेख अकादमी के बहुत से शिक्षकों और उच्च पदस्थ लोगों को जानता था। आखिरकार वह यहाँ एक साल से था और जो व्यक्ति कमरे में आया था, उससे पंगा नहीं लेना था। जब उसने कहा कि जो भी उसकी बात नहीं मानेगा उसे सजा दी जाएगी, तो उसका मतलब था। महिला का नाम फाय था। वह अकादमी में एक सार्जेंट थी और ज्यादातर टुकड़ी प्रशिक्षण की प्रभारी थी। कोई और होता पर वह नहीं, दीपशेख ने कहा। इतना ही नहीं, उसकी क्षमता सुपर स्पीड थी, जो दीपशेख के लिए सबसे खराब मुकाबला था। चाहे वह भविष्य में कितनी भी दूर तक देख सकता हो, उसकी गति बस प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत तेज थी। वैसे भी उसकी योजना उसके खिलाफ जाने की नहीं थी। उसने पिछले साल तब ये गलती की थी जब फाय अकादमी में सिर्फ एक साधारण सिपाही थी। आप में से जो घायल हैं, वे तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के कार्यालय जाएं, जबकि बाकी लोग छात्रावासों की ओर बढ़ें और जब तक आपको फिर से नहीं बुलाया जाता, तब तक अंदर ही रहें। क्या आप समझे? फाय ने कहा। पहले साल के ज्यादातर छात्र चुप थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि वह कौन थी या अभी क्या हो रहा था। फिर उनके जवाब न देने के कारण फाय ने एक बार फिर अपनी रैपियर निकाली और ये देखकर छात्रों ने तुरंत जवाब दिया, जी मिस। वरुण अपना हाथ थामे हुए अस्पताल चला गया। दूसरे साल के छात्र इलाज के लिए इमारत के एक अलग हिस्से में गए, जबकि पहले साल के छात्रों में वरुण और राजेश को छोड़कर कोई भी वास्तव में घायल नहीं हुआ था। इस बार राजेश के पास डॉक्टर के कार्यालय जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
उसके कपड़े खून से सने थे और उसने बहुत खून खो दिया था, लेकिन एक बार जब वह 10 मिनट से ज्यादा समय तक लड़ाई से बाहर रहा, तो उसके शरीर ने खुद को ठीक करना शुरू कर दिया। वरुण के हाथ को उसके शरीर से सफलतापूर्वक जोड़ने के बाद स्कूल की डॉक्टर हिमानी राजेश की जांच करने आईं। जब उसने उसे अपनी शर्ट उतारने के लिए कहा ताकि वह सीधे उसके घावों को ठीक कर सके, तो उसने देखा कि निशान ज्यादातर पहले ही ठीक हो चुके थे। यह क्या है? इतने खून के लिए घाव बहुत बड़े होने चाहिए। राजेश घबरा कर हंसने लगा। हाँ, मेरे दोस्त के पास एक उपचार क्षमता है और मेरे यहाँ आने से पहले ही उसने मुझे थोड़ा ठीक कर दिया। ओह, एक और मरहम लगाने वाला। डॉक्टर हिमानी ने हैरान होकर कहा, खैर, अगर तुम्हें मौका मिले तो उन्हें यहाँ भेज देना, उनकी क्षमता काफ़ी अच्छी है और लगता है उन्होंने शानदार काम किया है। मुझे मदद मिल सकती है और मैं उन्हें अपना शिष्य बनाना पसंद करूंगी। जरूर, राजेश ने जवाब दिया। फिर डॉक्टर हिमानी ने राजेश के शरीर पर बाकी घावों को पूरी तरह से ठीक कर दिया, उसके बाद उस पर कोई निशान नहीं बचा था। राजेश की उपचार प्रक्रिया के दौरान उसके शरीर ने काफ़ी ऊर्जा का इस्तेमाल किया था और एक बार फिर संदेश दिखाई दिया जिसमें कहा गया था कि उसे भूख लगी है। अपने ब्लड बैंक से कुछ खून पीने के बाद उसे अब भूख नहीं लगी और उसे कम से कम और 2 दिनों तक उन्माद में जाने की चिंता नहीं करनी पड़ी। एक बार जब राजेश और वरुण अपने कमरों में वापस आ गए, तो उन्हें सूचित किया गया कि उन्हें तब तक बाहर नहीं निकलना है जब तक उन्हें सूचित न किया जाए। कभी कभी एक सिपाही एक छात्र का नाम पुकारता और उन्हें पूछताछ के लिए कहीं ले जाया जाता। उनके अपने कमरों के अंदर वरुण, प्रदीप और राजेश थे। जब तुमने सार्जेंट को बुलाया उसके लिए धन्यवाद, नहीं तो मैं और राजेश अब तक मर चुके होते। कोई बात नहीं, प्रदीप ने जवाब दिया। वह अभी भी पूरी बात से बुरा महसूस कर रहा था। हालांकि उसने फाई को लाकर सही काम किया था, फिर भी उसे वरुण को हॉल में जाने के लिए बरगलाने का बुरा लग रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि दूसरे साल के छात्रों का क्या होगा? राजेश ने पूछा। मुझे ज्यादा पता नहीं है। वरुण ने जवाब दिया, अगर यह एक एक की घटना होती तो मुझे पूरा यकीन है कि वे इसे नजरअंदाज कर देते, लेकिन इस बार कई छात्र शामिल थे, सबसे अधिक संभावना है कि वे दोष मरने के लिए एक व्यक्ति की तलाश करेंगे। पूछताछ और सजा। इस बीच एक एकीकरण कक्ष के अंदर जांघों के आकार की बाहों वाला एक बड़ा, गठीला आदमी दूसरे साल के छात्र दीप शेख के सामने बैठा था और उसके कंधे पर आदमी के पास जनरल का पद था। उसका नाम जनरल दुष्यंत था और वह दूसरे साल के छात्रों का प्रमुख था। सब लोगों में से फाई को ही हमें रोकना पड़ा, दीप शेख ने शिकायत की। मैंने वही किया जो आपने कहा था और अब मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। क्या तुम शांत हो जाओगे? इससे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें ये वादा करता हूँ। दुष्यंत ने जवाब दिया, तुम केवल छात्र हो और इस तरह की चीजें होती रहती हैं और मैं तुम्हारे लिए जमानत दूंगा। वास्तव में तो ये सब मुझ पर नहीं पड़ेगा, है ना? दीपशेख ने पूछा। फिर दुष्यंत खड़ा हुआ और दीपशेख के पीछे गया और उसके कान में फुसफुसाया। बेशक, जब तक हमारे छोटे से रहस्य के बारे में किसी को पता नहीं चलता, दुष्यंत ने मुस्कुराते हुए कहा। इस घटना में शामिल सभी छात्रों का साक्षात्कार लिया गया था और इसमें निश्चित रूप से राजेश और वरुण भी शामिल थे। हालांकि उनसे उतने ज्यादा सवाल नहीं पूछे गए जितने उन दोनों ने सोचे थे। उनसे बस इतना कहा गया था कि वे हुई घटनाओं को याद करें। इस तथ्य को देखते हुए कि उनका एकीकरण करने वाला व्यक्ति उनकी बातों से हैरान नहीं लग रहा था, ऐसा लगा जैसे उन्होंने अन्य छात्रों से पहले ही वह सब कुछ इकट्ठा कर लिया था जिसकी उन्हें जरूरत थी और यह सिर्फ एक औपचारिकता के तौर पर किया जा रहा था। अगला दिन आ गया था और यह छात्रों के लिए सप्ताहांत था। किसी भी अन्य स्कूल की तरह छात्रों को कक्षाओं में भाग लेने की जरूरत नहीं थी और वे शहर के चारों ओर अपनी इच्छानुसार घूमने के लिए स्वतंत्र थे। हालांकि कर्फ्यू अभी भी था, इसलिए उन्हें शाम को 10 बजे से पहले अपने छात्रावास के कमरों में वापस आना था और उन्हें शहर छोड़ने की अनुमति नहीं थी। हालांकि स्कूल के नेताओं के लिए उनका दिन छात्रों जितना आरामदायक नहीं था, क्योंकि एक बैठक बुलाई गई थी अकादमी के अंदर, शीर्ष मंजिल पर। अकादमी के नेता एक काफी बड़े मीटिंग हॉल में इकट्ठा हुए थे। कमरे के बीच में एक बड़ी मेज केंद्रित थी। मेज को 2 अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया गया था। मेज के शीर्ष पर कुल 4 सीटें थीं। इन सीटों में से एक दूसरों की तुलना में थोड़ी बड़ी थी और यहीं पर अकादमी के कैप्टन बैठते थे। वर्तमान में ये सीट बैठक के लिए खाली रही। अन्य सीटों पर आमतौर पर कैप्टन के बगल में स्कूल के 3 जनरल थे। बड़े हाथों और गठीले शरीर वाले दूसरे साल के छात्रों के प्रमुख जनरल दुष्यंत थे। फिर पहले साल के छात्रों के प्रमुख जनरल नटवर थे, जो दुष्यंत के बिल्कुल विपरीत दिखते थे। उनका आकार छोटा था और वे चश्मा पहनते थे। वे हमेशा महत्वपूर्ण अवसरों के लिए अनौपचारिक रूप से कपड़े पहने होते थे जो दुष्यंत को परेशान करता था। वे दोनों आपस में नहीं बनते थे। आखिरकार तीसरा जनरल था जो कर्मचारियों का प्रमुख और अकादमी के बाकी सिपाहियों और शिक्षकों का प्रमुख था। वर्तमान में उसकी सीट भी खाली थी। दोनों जनरल दूसरों के आने का इंतजार करते हुए अपनी सीटों पर बैठे थे और हमेशा की तरह उन दोनों के बीच चुप्पी थी। फिर आखिरकार दरवाजे खुले और 8 लोग आ पहुंचे। सभी ने सैन्य वर्दी पहनी हुई थी और उनमें से प्रत्येक ने सार्जेंट का पद प्रदर्शित किया था।
इन 8 सार्जेंटों में जानवर अस्त्र शिक्षक लियो, टुकड़ियों की प्रमुख फाई और स्कूल की डॉक्टर हिमानी शामिल थीं। 8 सार्जेंट जनरलों के सामने अपनी सीटों पर बैठ गए और आखिरकार बैठक शुरू होने का समय हो गया। फाई खड़ी होने वाली और बोलने वाली पहली थी। हम आज यहाँ दूसरे साल के छात्रों के साथ क्या करना है, इस पर बैठक आयोजित करने के लिए हैं, जो मुख्य रूप से पहले साल के छात्र वरुण ब्लेड और डेल की कक्षा और लियो के जानवर अस्त्र वर्ग के छात्रों से जुड़े मामले में शामिल थे। फाई ने अपने हाथ में रखे एक नियंत्रक पर एक छोटा बटन दबाया। जनरलों और अन्य सार्जेंटों के सामने उन्हें एक होलोग्राफिक रिपोर्ट प्रदर्शित की जा रही थी। मेरा मानना है कि आप सभी ने रिपोर्टें पढ़ ली हैं, लेकिन ये यहाँ सिर्फ आपके संदर्भ के लिए है। मैं जनरल दुष्यंत से पूछना चाहूंगी कि इन छात्रों को कैसे दंडित किया जाना चाहिए। दंडित, दुष्यंत ने कहा, मुझे इन छात्रों को दंडित करने का कोई कारण नहीं दिखता। अगर आप रिपोर्ट देखें तो लगता है कि वरुण ने पहले दूसरों पर हमला किया था, वे बस पलटवार कर रहे थे। इस तरह की चीजें हर समय होती रहती हैं। लेकिन फिर पहले साल के बाकी छात्रों को क्यों इकट्ठा किया गया? नटवर ने लापरवाही से जोड़ा। मुझे लगता है कि अन्य छात्र भी इसमें शामिल हो गए थे। मैं सहमत हूं कि छात्र हर समय लड़ते हैं और हम जानबूझकर इसे रोकने के लिए कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा लग रहा था, है ना? ठीक है, दूसरे साल के और पहले साल के छात्रों पर और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। वे केवल तभी मिलेंगे जब जरूरी होगा। मैं दूसरे साल के छात्रों को सजा देने का प्रभारी रहूंगा। क्या ये तुम्हारे लिए ठीक है, नटवर? नटवर ने बस कंधे उचकाए जैसे कि वह इस मामले की परवाह नहीं करता था। उसने अपनी बहस केवल दुष्यंत को परेशान करने के लिए की थी। मैं बाकी सार्जेंटों से अतिरिक्त सावधानी बरतने का आग्रह करती हूँ। फाय ने कहा, हाल ही में हमारे स्कूल में एक छात्र की मौत हुई थी। ब्रैंडन के विपरीत वरुण एक मूल है। अगर उसका परिवार इसमें शामिल हो जाता है तो यह अकादमी के लिए अच्छा नहीं होगा। छी, गंदे लोग, दुष्यंत ने दबी आवाज में कहा। सेना का मूल लोगों के बारे में अच्छा प्रभाव नहीं था। जब युद्ध शुरू हुआ तो वे ही थे जिन्होंने ग्रह के लोगों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। ये तब तक नहीं हुआ जब तक वास्तव में ऐसा नहीं लगा कि इंसान युद्ध हार जाएंगे। तब मूल लोग आगे आए और अपनी शक्ति सबके साथ साझा की और उनमें से भी सभी ने ऐसा नहीं किया। फिर डॉक्टर हिमानी खड़ी हुई। मैं उनके शरीर पर अजीब घावों वाले 2 छात्रों से जुड़े मामले के बारे में बात करना चाहूंगी। क्या किसी पोर्टल से किसी जानवर के भागने की कोई रिपोर्ट थी? आपके पिताजी, जो इस समय उपस्थित नहीं हैं, ने रिपोर्ट दी कि ऐसी कोई बात नहीं थी। रडा का उपयोग करने पर भी हम कुछ भी पता लगाने में असमर्थ थे। दुष्यंत ने जवाब दिया, अगर वह जानवर नहीं था तो उन घावों का कारण क्या था? डॉक्टर हिमानी ने सोचा जैसे ही वह अपनी सीट पर वापस बैठ गईं। पहले साल के छात्रों के लिए पोर्टल भ्रमण की तैयारी कैसी चल रही है? लियो ने पूछा। हाँ, सब कुछ सेट हो गया है, नटवर ने कहा। छात्रों को गुजरने के लिए एक हरे रंग का पोर्टल चुना गया है और आधार ने उनके आगमन के लिए तैयारी कर ली है। अगले सप्ताह सब कुछ सुचारू रूप से होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि अभियान किस ग्रह पर होगा? लियो ने पूछा। तब मैं अपने छात्रों को बेहतर ढंग से तैयार कर पाऊंगा। अपने छात्रों से कुछ सन क्रीम और अपने धूप का चश्मा पैक करने के लिए कहना सबसे अच्छा है क्योंकि वे कैलाडी ग्रह पर पहुंचेंगे, नटवर ने जवाब दिया। कैलाडी ग्रह एक ऐसा ग्रह जो ज्यादातर रेगिस्तान से ढका हुआ था और उसमें निचले स्तर के जानवर थे। इसका दिन चक्र भी पृथ्वी से बहुत अलग था। पृथ्वी के 24 घंटे के दिन और रात के चक्र के बजाय कैलाडी में 72 घंटे का चक्र होता था। यह उन लोगों के लिए शानदार था जिन्हें सूरज की रोशनी और गर्मी पसंद थी। प्रदीप का बलिदान। दूसरे साल के छात्रों के साथ हुई घटना के बाद राजेश को एहसास हुआ कि हालांकि उसने पहले की तुलना में बहुत ताकत हासिल कर ली थी, फिर भी ऐसे लोग थे जिनसे लड़ने के लिए वह पर्याप्त मजबूत नहीं था। हालांकि दीपशिख दूसरे साल के समूह में मजबूत था, लेकिन वह फूड चेन के शीर्ष के कहीं भी पास नहीं था। कई उच्च स्तर के और यहां तक कि मूल लोग भी थे जिनकी शक्तियों को मापा नहीं जा सकता था। और पहले साल के छात्रों में से भी ऐसे थे जो शक्तिशाली थे, जिनमें उसका अच्छा दोस्त वरुण और ईशा शामिल थे। अगर राजेश उनके स्तर तक पहुंचना चाहता था तो उसे और मजबूत होना होगा। उसके लिए मजबूत होने का सबसे आसान तरीका था कि वह जितने अलग अलग प्रकार का खून पी सके उतने पी ले, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। ब्रैंडन की मौत और दूसरे साल की घटना के बाद अकादमी के चारों ओर सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा कड़ी कर दी गई थी। ज्यादा सैनिकों को गश्त पर लगाया गया था और ऐसा लग रहा था जैसे वे सब पर नजर रख रहे हों। अभी के लिए, जब अकादमी में तनाव ज्यादा था, तो ये सबसे अच्छा था कि वह शांत रहे। तो इससे उसके लिए एक और विकल्प बच गया, अपने लड़ने के कौशल में सुधार करना। राजेश ने अभी तक 2 कौशल नहीं सीखे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ सीखना ही काफी नहीं था। वरुण को देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे ये भी सीखना होगा कि उनका उपयोग कैसे करना है, इसलिए उसे अनुभव की जरूरत थी। अरे, मैं कुछ सामान लेने शहर जा रहा हूँ, क्या तुम साथ आना चाहोगे? वरुण ने पूछा। राजेश थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया। मूल रूप से, उसने हथौड़ा वार का अभ्यास करने के लिए अंजलि से मिलने की योजना बनाई थी,
लेकिन साथ ही उसे कुछ समय से आराम करने का मौका नहीं मिला था। अपने पिछले स्कूल में राजेश ने कभी कोई दोस्त नहीं बनाया था और वह अकेला रहता था, लेकिन अब उसके पास बाहर जाने और कुछ मजा करने का अवसर था। एक दिन से कुछ नहीं बिगड़ेगा, है ना? हाँ, जरूर, मैं साथ आऊंगा, राजेश ने जवाब दिया। तुम क्या कहते हो प्रदीप? वरुण ने पूछा। प्रदीप कुछ समय से उन दोनों से बच रहा था, लेकिन चूंकि वे रूममेट थे इसलिए ये लगभग असंभव था। उसे अभी भी पूरी स्थिति का बुरा लग रहा था, लेकिन उसने आखिरकार अपना मन बना लिया था, वह फिर कभी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। हाँ, मैं भी आऊंगा। वे तीनों फिर शहर की ओर बढ़ गए। वे गए और कुछ खाना खाया, एक फिल्म देखी और खूब हंसे, लेकिन जब वे बाहर थे, प्रदीप ने उच्च स्तर के पहले साल के छात्रों के एक समूह को देखा जिनसे वह पहले मिल चुका था। वे वही लोग थे जिनके साथ प्रदीप कैंटीन में घूमता था। जैसे ही प्रदीप की आंखें समूह से मिली, उन्होंने उसे संकेत दिया कि वे बात करना चाहते हैं। अरे दोस्तों, मुझे अभी याद आया कि मैंने आज रात स्कूल के कुछ लोगों से मिलने का वादा किया था। प्रदीप ने कहा। तुम लोगों के साथ घूमना बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब तुम छात्रावास वापस आओगे तो मैं तुमसे मिलूंगा। वरुण ने राजेश की ओर देखा, यह महसूस करते हुए कि उन दोनों को ही प्रदीप की बातें संदिग्ध लगीं। अरे प्रदीप, तुम जानते हो अगर कुछ गड़बड़ है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, वरुण ने कहा। नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं वादा करता हूँ, मैंने वास्तव में कुछ अच्छे दोस्त बनाए हैं, मुझे अब जल्दी से जाना होगा। अलविदा तुम दोनों, प्रदीप ने कहा जैसे ही वह उन दोनों की नजरों से ओझल हो गया। चाहे कुछ भी हो, प्रदीप पिछली बार जैसी घटना नहीं चाहता था। वह समस्याओं से खुद निपटेगा। वरुण ताकतवर था, लेकिन पिछली बार की लड़ाई से स्पष्ट रूप से वरुण ऊपरी साल के छात्रों को संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था और प्रदीप जानता था कि वे ही सब कुछ के पीछे थे। प्रदीप आखिरकार एक गली में एक कोने में मुड़ गया जहां 5 पहले साल के छात्र धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहे थे। तुम्हें बहुत देर लग गई। समूह के सामने खड़े छात्र की ठोड़ी पर एक निशान था और उसका नाम अर्णव था। वह पहले साल के समूह का नेता था जो सीधे दीप शेख के गिरोह के अधीन था। तभी अचानक अर्णव गया और प्रदीप को पकड़कर दीवार से जा भिड़ाया। तुम क्या सोच रहे थे? दूसरे दिन शिक्षक को बुलाकर अर्णव ने कहा, अब दीप शेख और बाकी लोग तुम पर भरोसा करने के लिए हमें परेशान कर रहे हैं। फिर उसने प्रदीप के पेट में घूंसा मारा जिससे वह झुक गया और जमीन पर गिर पड़ा। हमें सजा क्यों मिलनी चाहिए? ये सब तुम्हारी गलती है। अर्णव दौड़कर आया और प्रदीप के पेट में एक बार फिर लात मारी। लात जोरदार थी और प्रदीप का शरीर कांपने लगा था, उसे लग रहा था कि किसी भी पल वह आइसक्रीम उल्टी कर देगा जो उसने अभी अभी बाकी दो के साथ खाई थी। अर्णव प्रदीप के पास गया और उसका हाथ पकड़ने के लिए झुक गया। उसने प्रदीप की एक उंगली पकड़ी और उसे जोर से और तेजी से पीछे मोड़ दिया। उसी समय एक चीख सुनाई दी। यह क्या बकवास है? इस डरपोक को चुप कराओगे? तब छात्रों में से एक ने अपनी शर्ट का एक हिस्सा फाड़ा और उसे प्रदीप के मुंह में ठूंस दिया। अब हमारे पास तुम्हारे लिए प्रदीप एक और काम है और तुम्हें इस बार इसे सही करना होगा, तुम समझते हो? अगर तुम सहमत हो तो बस सिर हिलाओ। प्रदीप ने तब अपना सिर हिलाया। उसने पहले ही फैसला कर लिया था कि वह किसी भी हाल में वरुण या राजेश को फिर कभी धोखा नहीं देगा। क्या तुम नहीं कह रहे हो? प्रदीप ने तब सिर हिलाया, अर्णव को अपना जवाब दिया। अर्णव के सिर के किनारे की नस अब बाहर निकल रही थी जैसे ही उसके अंदर का गुस्सा बढ़ा। एक निम्न स्तरीय पहले साल के छात्र ने उसका विरोध करने की हिम्मत की और उसे, एक स्तर 4 के छात्र को, किसी और के अधीन काम करना पड़ा। ये वह जीवन नहीं था जिसकी उसने अकादमी में उम्मीद की थी और उसे किसी तरह अपना गुस्सा निकालना था। अर्णव ने तब तुरंत प्रदीप की उंगलियां पकड़ी और उन्हें एक एक करके तोड़ना शुरू कर दिया। हर बार जब वह एक उंगली तोड़ता था तो वह प्रदीप से पूछता था कि क्या वह उनकी मदद करने को तैयार है, लेकिन हर बार प्रदीप अपना सिर हिला देता था। अंत में प्रदीप की 5 उंगलियां टूट चुकी थीं और प्रदीप अभी भी उनके अनुरोध पर सहमत नहीं हुआ था। अरे जय, यहाँ आओ, अर्णव चिल्लाया। पीछे खड़े पहले साल के छात्रों में से एक जय आया और घुटनों के बल बैठ गया। अपना काम करो जय। फिर जय ने अपना हाथ प्रदीप के हाथ के ऊपर रखा और धीरे धीरे एक गर्म एहसास महसूस हुआ और प्रदीप की उंगलियों की हड्डियां आकार लेने लगीं। उन्होंने फिर से वह रूप ले लिया जो वे पहले थीं और वह ठीक हो गया था। तब अर्णव के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान देखी जा सकती थी। उसने प्रदीप की उंगलियां फिर से पकड़ी और प्रक्रिया को बार बार दोहराया। आखिरकार प्रदीप को तोड़ने, चोट पहुंचाने और फिर से ठीक करने के 1 घंटे बाद प्रदीप का मन हार मान गया था। उसे एहसास हुए बिना वह अब दर्द महसूस नहीं करना चाहता था और उनके अनुरोध पर सहमत होते हुए सिर हिलाया। अच्छा देखा, अब अगर तुमने ये पहले कर दिया होता तो हमें ये सब नहीं करना पड़ता, अर्णव ने कहा। अब इस बार तुम्हें इसे सही करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि किसी को भी शामिल न करो। शक्ति सेनानी। प्रदीप के जाने के बाद राजेश और वरुण अकेले रह गए। वे वर्तमान में कपड़े की दुकानों और रेस्तरां से भरी मुख्य सड़क पर चल रहे थे। छात्रों को प्रतिदिन केवल 10 क्रेडिट जेब खर्च के रूप में मिलते थे, लेकिन इससे उनके माता पिता उन्हें स्कूल में रहते हुए अतिरिक्त पैसे भेजने से नहीं रोकते थे।
अमीर छात्र जो चाहें खर्च करने और खरीदने के लिए स्वतंत्र थे, और दुख की बात है कि अमीर छात्र आमतौर पर मजबूत भी होते थे। हालांकि शहर किसी भी नियमित नागरिक के लिए नहीं खुला था, फिर भी यह सभी कार्यकर्ताओं के लिए खुला था। शहर सैन्य कर्मियों से भरा हुआ था, लेकिन वे सभी सैनिक नहीं थे। अभी भी रसोइये थे जिनकी जरूरत थी, प्रशासनिक कर्मचारी, इंजीनियर, निर्माण कार्यकर्ता और यहाँ तक कि सामान्य लोग जो दुकान चलाते थे। उन सभी को सेना से विशेष पहुंच दी गई थी और बदले में उन्हें अच्छा रहने का आवास दिया गया था और उन्हें बाहरी दुनिया में जीवन के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ती थी। इसलिए हालांकि वे सेना के लिए काम करते थे, लेकिन उन्हें लड़ने के लिए निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी जब तक कि बिल्कुल जरूरी न हो। जब वे दोनों चल रहे थे, राजेश वरुण और दीपशेख के बीच की लड़ाई के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। अरे वरुण, मुझे पता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारी क्षमता हर दिन रीसेट हो जाती है, लेकिन तुमने कभी नहीं कहा कि तुम एक साथ दो क्षमताओं का उपयोग कर सकते हो। राजेश ने पूछा। क्या मैंने नहीं कहा? वरुण ने अजीब मुस्कान के साथ कहा। खैर, मेरे परिवार में कुछ ऐसे हैं जो तीन भी रख सकते हैं। वास्तव में तो ये ठीक से कैसे काम करता है? खैर, अगर मैंने तुम्हें हमारे परिवार के रहस्य बताए राजेश, तो तुम्हें हमारे परिवार का हिस्सा बनना होगा। या तो वह या मुझे तुम्हें मारना होगा। एक सेकंड के लिए उन दोनों के बीच एक अजीब चुप्पी थी। चूंकि राजेश निश्चित नहीं था कि वरुण मजाक कर रहा था या नहीं। शांत हो जाओगे? वरुण ने कहा, लेकिन हाँ, मैं ईमानदारी से तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, तुम मूल लोगों के नियम जानते हो और वह सब। वरुण उन मूल परिवारों में से एक से संबंधित था जिन्होंने अपनी क्षमता को अपने परिवार के भीतर रखने का फैसला किया था। मतलब ये कि केवल ब्लेड ही थे जो जानते थे कि अन्य क्षमताओं की नकल कैसे की जाती है। बेशक, वरुण को किसी को भी अपनी क्षमता के बारे में बात करने की अनुमति नहीं थी। हाँ, उसके लिए माफ करना, लेकिन अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं पूछ सकता हूँ। अगर तुम किसी ऐसी क्षमता की नकल करते हो जो तुम्हें पहले कभी नहीं मिली है, तो तुम उनके साथ इतनी अच्छी तरह से लड़ने में कैसे सक्षम होते हो? मुझे तुम्हें कुछ दिखाने दो, वरुण ने कहा। वे दोनों मुख्य सड़क पर चलते रहे जो दुकानों से भरी हुई थी, जब तक कि वरुण आखिरकार एक गेम स्टोर के ठीक बाहर नहीं रुक गया। वे दोनों अंदर गए और अलमारियों पर सभी प्रकार के गेम भरे हुए थे। दुकान के ठीक पीछे लोगों के लिए खरीदने से पहले परीक्षण करने के लिए एक वीआर पॉड था। हर दूसरी चीज की तरह गेमिंग तकनीक में भी युद्ध के बाद काफी सुधार हुआ था। फिर वरुण ने वीआर कैप्सूल की ओर इशारा किया। तुम उस चीज को देखते हो, मैं उस पर खेलते हुए बड़ा हुआ हूं। क्या? राजेश ने सोचा, लेकिन फिर राजेश को लियो द्वारा एक वीआर गेम के बारे में कुछ कहने की याद आई जो छात्रों के बीच लोकप्रिय था। उसने कहा था कि अगर वह लड़ने का अनुभव प्राप्त करना चाहता है तो यह अच्छा होगा अगर वह एक निश्चित गेम खेले। क्या वह इसी के बारे में बात कर रहा था? बाहरी दुनिया और सैन्य स्कूलों के भीतर एक लोकप्रिय गेम खेला जाता है जिसे शक्ति सेनानी कहा जाता है। गेम सरल है, ये तुम्हें एक खुला खाली कमरा देता है और तुम दोनों तब तक लड़ते हो जब तक एक हार नहीं जाता। हालांकि यह सरल लगता है, गेम का उपयोग लोगों को प्रशिक्षित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। वीआर कैप्सूल तुम्हारे शरीर के सभी गुणों को रिकॉर्ड कर सकता है। तुम वास्तविक दुनिया में जो कुछ भी करते हो, वह गेम में कर सकते हो। एकमात्र चीज जो यह नहीं कर सकती, वह है तुम्हारी क्षमता को रिकॉर्ड करना। वरुण तब कैप्सूल तक गया और कैप्सूल के सामने को छुआ जहां एक गोल घेरा था। गेम की सेटिंग्स के साथ शीर्ष पर एक होलोग्राफिक डिस्प्ले दिखाई दिया। वरुण ने तब अपना हाथ होलोग्राफिक डिस्प्ले पर रखा और एक अधिसूचना ध्वनि सुनाई दी। आपका स्वागत है उपयोगकर्ता आईडी वीबी कॉपी। मशीन ने कहा। जैसे ही वरुण ने गेम में लॉग इन किया, उसकी उपयोगकर्ता आईडी की जानकारी उसके लड़ाके के एक डमी मॉडल के साथ देखी जा सकती थी जो वरुण जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। इसने वरुण द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों की कुल संख्या और कितनी जीत और हार को प्रदर्शित किया। हालांकि वरुण जल्दी से उस स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर चला गया, इतनी तेजी से कि राजेश कुछ भी नहीं देख पाया। फिर वरुण अचानक एक क्षमता टैब पर था। सूची लगभग अंतहीन लग रही थी। रुको, मुझे लगा तुमने कहा था कि गेम तुम्हारी क्षमता को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। राजेश ने पूछा। यह नहीं कर सकता, लेकिन गेम को और भी ज्यादा यथार्थवादी बनाने के लिए और ताकि इसे एक प्रशिक्षण उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। यह आज हम जिस हर क्षमता को जानते हैं, उसे अपने डेटाबेस में अपलोड करता है जो दुनिया में साझा की जाती है। बेशक, केवल वही जो सार्वजनिक किए जाते हैं। इसलिए मूल क्षमताएं और ऐसी क्षमताएं जिनकी अभी तक खोज नहीं हुई है, वे इस सूची में नहीं हैं, मेरी खुद की भी नहीं। हालांकि, मैं जो भी क्षमता चाहता हूं, उसे चुन सकता हूं, भले ही मैं इसे वास्तविक दुनिया में न कर सकूं, मैं इसका अभ्यास गेम में कर सकता हूं। राजेश आखिरकार समझ गया कि वरुण कई अलग अलग क्षमताओं में पारंगत होने में कैसे सक्षम था। ये कुछ ऐसा था जो केवल उसके जैसे किसी व्यक्ति को ही बहुत फायदा पहुंचाएगा जो वह जो भी क्षमता चाहता था उसका उपयोग करने में सक्षम था। जो लोग गेम खेल रहे थे, उनमें से ज्यादातर अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में मजबूत और बेहतर बनना चाहेंगे।
इसका मतलब था कि वे आमतौर पर केवल अपनी ही क्षमता का चयन करेंगे। उस चीज का चयन करने का क्या फायदा था जिसे तुम वास्तविक दुनिया में कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि तुम सिर्फ अनुभव प्राप्त करना न चाहते हो। गेम वास्तव में अन्य सैन्य स्कूलों के साथ बहुत लोकप्रिय है। वरुण ने समझाना जारी रखा। इतना ज्यादा कि सेना ने अपने खुद के सर्वर डिजाइन किए हैं ताकि यह केवल अन्य स्कूलों से ही जुड़ सके, लेकिन तुम बाहरी दुनिया के साथ भी खेल सकते हो। गेम में प्रवेश करने से पहले तुम अपना शक्ति स्तर भी डाल सकते हो। इस तरह ये तुम्हें उसी स्तर के लोगों से मिलाएगा। लोग अपने स्तर के बारे में झूठ बोल सकते हैं, लेकिन उस तरह के लोग लड़ने में कभी बेहतर नहीं होंगे, हर समय अपने से कमजोर लोगों को धमकाते रहेंगे। राजेश तब कैप्सूल तक गया और उसकी जांच करने लगा। यह अद्भुत लग रहा था और ठीक वही था जिसकी राजेश को जरूरत थी। इस तरह वह अन्य छात्रों के खिलाफ अभ्यास करने में सक्षम था, बिना किसी को यह एहसास हुए कि वह था। फिर जब राजेश ने उस पर टैग उठाया तो उस चीज पर जितने शून्य उसने पहले कभी नहीं देखे थे उससे ज्यादा थे। उसके लिए ऐसी चीज खरीदना किसी भी तरह से संभव नहीं था। शायद कुछ अन्य छात्र जिन्हें उनके परिवार से क्रेडिट भेजे जा सकते थे, लेकिन राजेश नहीं। वरुण हंसने लगा। इसकी चिंता मत करो, तुम्हें खुद एक खरीदने की जरूरत नहीं है। अकादमी में ऐसे कैप्सूल से भरा एक कमरा है। वास्तव में, चलो वापस चलते हैं और इसे आजमाते हैं। सूरज डूबना शुरू हो गया था, इसलिए वरुण और राजेश के लिए अकादमी लौटने का यह सही समय था। लौटकर वे तुरंत वीआर कक्ष की ओर बढ़े। दुकान में रखे कैप्सूल की तरह ये कमरा भी कैप्सूल की पंक्तियों से भरा हुआ था और एक तरफ एक छोटी दुकान और काउंटर था जहां छात्र स्नैक्स और रिफ्रेशमेंट खरीद सकते थे। कमरा छात्रों से खचाखच भरा हुआ था। जैसा कि वरुण ने कहा था, ये खेल अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय था। छात्रों की आंखों और चेहरों पर उत्साह देखकर राजेश को बुरा लगा। उसे महसूस हुआ कि गरीबी के कारण वह एक ऐसी दुनिया का अनुभव कभी नहीं कर पाया जिसमें बड़े होते हुए उसने कभी कदम नहीं रखा था। वे दोनों छोटे कैफे के बगल में स्थित सामने वाले काउंटर पर गए। वरुण ने पूछा, नमस्ते, हम 2 कैप्सूल किराए पर लेना चाहेंगे। महिला ने जवाब दिया, एक कैप्सूल का किराया 10 क्रेडिट प्रति घंटा है। वह संख्या सुनकर राजेश ने घूंट निगला। किसी कारण से उसे उम्मीद थी कि कैप्सूल मुफ्त होंगे, लेकिन जाहिर है उन्हें किराए पर लेने के लिए पैसे देने होंगे। राजेश को रोज मिलने वाले 10 क्रेडिट के साथ वह ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 1 घंटे ही खेल सकता था। उसे पैसे की जरूरत किसी और चीज के लिए नहीं थी। आखिरकार स्कूल उन्हें आवास और दिन में 3 बार भोजन देता था। वरुण ने पूछा, ठीक है, तुम तैयार हो? क्या तुमने क्या चुकाया? हाँ, चिंता मत करो, चलो चलते हैं। काउंटर के पीछे वाली महिला ने वरुण को 23 और 24 नंबर के 2 टैग दिए। वे दोनों कमरे में घूमे जब तक उन्हें एक दूसरे के बगल में 2 कैप्सूल नहीं मिल गए। दोनों के सामने बड़े बोल्ड स्याही में बड़े नंबर प्रदर्शित थे। वरुण ने कहा, हम यहाँ हैं। ये कैप्सूल केवल सैन्य सर्वर से लिंक हो सकते हैं। तुम दूसरे स्कूलों के लोगों के साथ लड़ सकते हो, लेकिन तुम इसे सामान्य सर्वर से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। उसके लिए तुम्हें अपना खुद का कैप्सूल खरीदना होगा। जब तुम गेम में लॉग इन करो तो अभी के लिए अतिथि के रूप में खेलो और बस वीबी कॉपी आईडी खोजो और जब तुम कर सको तो मेरे कमरे में शामिल हो जाओ। इसके साथ वे दोनों धीरे धीरे वीआर कैप्सूल में चढ़ गए। जब मशीन को पता चला कि वे दोनों आराम से अंदर हैं, तो कैप्सूल का ढक्कन धीरे धीरे उन दोनों पर बंद होने लगा। फिर इससे पहले कि वे महसूस करते, उनका दिमाग पूरी तरह से दूसरी जगह पहुंचा दिया गया। राजेश अब एक बड़े, खाली सफेद कमरे में था। कोई दीवारें दिखाई नहीं दे रही थीं और कमरा अनंत लग रहा था। अचानक उसके सामने एक स्क्रीन दिखाई दी। पावर फाइटर में आपका स्वागत है, क्या आप चाहेंगे? जनरल नटवर के साथ अपनी भीषण लड़ाई खत्म करने के बाद राजेश के वीआर कैप्सूल का 1 घंटा पूरा हो गया था और वह अब और मुकाबलों में भाग नहीं ले सकता था। हालांकि वह मैच हार गया था, पर उसे संतोष था, उसने नटवर से लड़ते हुए बहुत कुछ सीखा था। उसके हमले, यहां तक कि उसका रक्त स्वाइप, ब्लड स्वाइप भी, जब नटवर अपनी धातु की क्षमता का उपयोग कर रहा था, तब उसे कोई नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। हालांकि उसका हथौड़ा वार हैमर स्ट्राइक कौशल काम आया था। हथौड़ा वार से उसकी ताकत नहीं बढ़ी थी, लेकिन अब राजेश को यह अच्छी तरह से पता चल गया था कि यह क्या करता है। यह एक ऐसा हमला था जो अंदरूनी हिस्से पर केंद्रित था, एक आंतरिक हमला, इंटरनल अटैक, उन क्षमताओं वाले लोगों के लिए एकदम सही जवाबी हमला जो अपने शरीर को कठोर करते हैं या रूपांतरित करते हैं। राजेश ये जानने के लिए उत्सुक था कि गोरे आदमी ने उसके लिए और कौन से ट्यूटोरियल रखे हैं, लेकिन उसे उन्हें अनलॉक करने का तरीका नहीं पता था। गोरे आदमी ने बस इतना कहा था कि जब वह तैयार होगा तो वे अपने आप अनलॉक हो जाएंगे। इसके 2 अर्थ हो सकते थे। एक तो ये कि जब राजेश के आंकड़े, स्टैट्स, लड़ने के कौशल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त ऊंचे हो जाएंगे, या जब राजेश पर्याप्त ऊंचे स्तर पर होगा। लड़ाई से मिला दूसरा सबक यह था कि स्टैमिना कितना महत्वपूर्ण है। फ्लैश स्टेप एक अविश्वसनीय कौशल था जो उसे एक पल में वार से बचने की अनुमति देता था,
लेकिन अगर वह इसे 2 बार से अधिक उपयोग करता था, तो वह खत्म हो जाता, और अगर वह धूप में होता, तो उसे यकीन नहीं था कि वह इस कौशल का उपयोग बिल्कुल भी कर पाएगा। इसने राजेश को भविष्य में अपने आंकड़े बिंदु स्टैट पॉइंट्स किस में डालने हैं, इस बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। शायद चपलता, अजिलिटी या ताकत आधारित चरित्र, स्ट्रेंथ बेस्ड कैरेक्टर के लिए जाना आखिरकार सबसे अच्छी बात नहीं थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए राजेश ने आज अंजलि के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक तय की थी। एक चीज थी जिसके बारे में उसे किसी भी चीज से ज्यादा जानने की जरूरत थी, खासकर अगर वह भविष्य में और मजबूत होना चाहता था। रविवार का दिन था, इसलिए राजेश के पास अभी भी बाकी का दिन खाली था, इससे पहले कि उसे सप्ताह के लिए मानक सैन्य कक्षाओं में वापस जाना पड़े। सूरज तेज और जल्दी निकल आया था और राजेश स्कूल के गेट के बाहर धैर्यपूर्वक अंजलि का इंतजार कर रहा था। भले ही सप्ताहांत था, राजेश ने अभी भी अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी क्योंकि उसके पास और कोई कपड़े नहीं थे, सिवाय उन कपड़ों के जो उसे दिए गए थे, और वह बहुत पहले ही अपनी पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म से बाहर निकल चुका था। राजेश ने पसीने से तर होते हुए कहा, ये कमबख्त सूरज। टेक्स्ट लेस देन, सभी वर्तमान आंकड़े आधे कर दिए गए हैं। टेक्स्ट ग्रेटर दैन। जब से वह इंसान से हाफलिंग में विकसित हुआ था, तब से सूरज उसे और भी ज्यादा परेशान करता था। गर्मी ज्यादा न होने पर भी वह पसीने से लथपथ था, और अगर वह बहुत देर तक बाहर रहता तो उसके सिर में तेज दर्द होने लगता था। आखिरकार थोड़ी देर इंतजार करने के बाद अंजलि आ गई। उसने एक खूबसूरत लाल रंग की पोशाक पहनी हुई थी जो उसकी लंबी टांगों को अच्छी तरह से दिखा रही थी, और उसके बाल छोटे थे। वह अभी भी अपना धनुष ले जा रही थी और उसके किनारे पर उसका तरकश था और उसकी पीठ पर एक काफी बड़ा बैग था। अंजलि ने मुस्कुराते हुए पूछा, तैयार हो? राजेश ने उसकी पीठ पर रखे बड़े बैग को देखा। उसने सोचा कि यह भारी होगा। राजेश ने पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं ये तुम्हारे लिए उठाऊं? हालांकि उसके आंकड़े आधे हो चुके थे और उसकी ताकत उसके शरीर से खत्म हो रही थी, इसलिए वह उम्मीद कर रहा था कि वह मना कर देगी। अंजलि ने जवाब दिया, ठीक है, बैग जितना तुम सोचते हो उससे हल्का है। मैं इसे हल्का करने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग कर रही हूँ। राजेश वास्तव में निश्चित नहीं था कि वह सच कह रही थी या नहीं, और इस तरह की स्थितियों में क्या करना है, यह नहीं जानता था। क्या आपको जोर देना चाहिए और धक्का मुक्की करनी चाहिए, या एक सज्जन की तरह हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, या लड़की की बात सुननी चाहिए? अगर उसने कहा कि वह कर सकती है, तो वह कर सकती है। अंत में राजेश ने इस बारे में ज्यादा न सोचने का फैसला किया और बस अंजलि को भारी बैग ले जाने दिया। अगर वह चाहती थी कि वह वास्तव में बैग उठाए तो उसे बस पूछना चाहिए था। वे दोनों स्कूल परिसर से बाहर निकले और चलते रहे जब तक कि वे आखिरकार एक अच्छा शांत पार्क नहीं पहुंच गए। कुछ छात्र अपनी क्षमताओं के साथ खेलते हुए बाहर घूम रहे थे और उसी समय कुछ सैन्यकर्मी बेंचों पर आराम कर रहे थे। अंजलि ने कहा, शांतिपूर्ण है ना? हाँ, यह अच्छा है। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया, उन सभी खबरों के बारे में जो उसने टीवी पर सुनी थी। युद्ध के दौरान जीवन कैसा था, ये किसी भी पल फिर से कैसे शुरू हो सकता था, और अंत में उसके माता पिता की मौत। लेकिन कौन जानता है कि यह कब तक चलेगा, इसलिए मुझे मजबूत होते रहने की जरूरत है। अंजलि ने भारी बैग को जमीन पर रख दिया और ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से बोझ उतर गया हो। भले ही वह अपनी क्षमता का उपयोग कर रही थी, लेकिन यहाँ तक पूरे रास्ते उसे ऊपर रखना थका देने वाला होगा। तभी अंजलि ने अपने बैग के अंदर की सारी सामग्री बाहर निकालनी शुरू कर दी। अंदर सब तरह की चीजें थीं, मोटे कपड़ों की कई चीजें थीं, जैसे टोपी, स्कार्फ, धूप का चश्मा, और उनमें से ज्यादातर काले रंग की लग रही थीं। फिर उसने और भी सामान बाहर निकाला, लोशन और सन क्रीम के लोशन, और आखिरकार उसने एक छाता अम्ब्रेला बाहर निकाला। क्या ये महंगा पड़ा? राजेश ने पूछा, इतना सारा सामान देखकर चिंतित था। अंजलि ने जवाब दिया, इसकी चिंता मत करो, मेरे परिवार ने मुझे क्रेडिट भेजे थे और मैंने वही इस्तेमाल किया जो अकादमी ने मुझे दिया था। इसके अलावा मैंने ये सब बाजार से लिया था, इसलिए यह बहुत सस्ता था। मार्केटप्लेस एक ऑनलाइन स्टोर था जिसका उपयोग पूरी दुनिया में किया जाता था। यह आपके रोजमर्रा के सामान जैसे भोजन, कपड़े, उपयोगिताएं और अन्य चीजें बेचता था। टेलीपोर्टर्स के उपयोग से आपकी वस्तुओं को लगभग तुरंत आप तक पहुंचाया जा सकता था, जब तक आप इनमें से किसी एक का खर्च उठा सकते थे, नहीं तो आपको एक संग्रहण बिंदु कलेक्शन पॉइंट पर जाना पड़ता था। और सैन्य स्कूल में छात्रों के उपयोग के लिए इनमें से एक संग्रह बिंदु था। लेकिन आपके रोजमर्रा के सामान के अलावा बाजार का उपयोग लोगों द्वारा बीस्ट हथियार, बीस्ट वेपन्स, कौशल किताबें, स्किल बुक्स, क्षमता किताबें, एबिलिटी बुक्स और अन्य सभी प्रकार की चीजें बेचने और खरीदने के लिए भी किया जाता था जो लड़ाइयों में आपके लिए फायदेमंद होंगी। हालांकि बाजार के इस हिस्से तक पहुंचने के लिए आपको या तो सैन्यकर्मी आईडी, मिलिट्री पर्सनल आईडी की आवश्यकता होगी, जो सभी छात्रों को वहां रहने के दौरान उपयोग करने के लिए एक अस्थायी आईडी मिलती थी, या यदि आप एक यात्री ट्रैवलर थे। यात्री वे लोग थे जो सेना के लिए काम नहीं करते थे, बल्कि एक निजी कंपनी के लिए काम करते थे और अक्सर विभिन्न दुनियाओं की खोज के लिए पोर्टलों में जाते थे।
अंजलि ने हाथ में सन क्रीम पकड़े हुए कहा, तो तुम सबसे पहले क्या आजमाना चाहते हो? वे दोनों सिर्फ एक सामान्य बातचीत और शांतिपूर्ण शाम के लिए पार्क में इकट्ठा नहीं हुए थे, बल्कि एक लक्ष्य दिमाग में था। और हालांकि राजेश को आमतौर पर अंजलि जुनून सवार लगती थी, लेकिन ऐसा लगा कि उसका अजीबोगरीब स्वभाव काम आएगा। आज का पूरा उद्देश्य ये पता लगाना था कि क्या सूरज के सिस्टम पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने का, या यहाँ तक कि इसे पूरी तरह से अस्थायी रूप से रोकने का कोई तरीका था या नहीं, और इस काम के लिए अंजलि से बेहतर कोई नहीं था। वह पिशाचों वैम्पायर्स के बारे में पढ़कर बड़ी हुई थी, इसलिए उनके बारे में सब कुछ जानती थी। उसने जो कुछ भी सोचा था कि प्रभावी हो सकता है, वह सब मंगा लिया। राजेश ने उन सभी वस्तुओं को देखा जो वह लाई थी, फिर उसने देखा कि जमीन पर उसके पास कुछ और चीजें थीं। एक धातु के आकार का क्रॉस, लहसुन की एक कली और यहाँ तक कि चांदी के गहनों का एक टुकड़ा भी था। राजेश को अपना सामान घूरते हुए देखकर अंजलि ने शर्मिंदा होते हुए कहा, ओह, वे बाद के लिए हैं। हमें ये भी पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या तुम में सामान्य पिशाचों की कोई और कमजोरी भी है। राजेश ने कहा, ठीक है, क्यों ना हम पहले छाता आजमाएं। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए घुटनों के बल झुका, फिर वह सीधा खड़ा हो गया और छाता खोल दिया। ये ठोस काले रंग का था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ज्यादातर रोशनी इसमें न घुसे या पार न हो। राजेश ने फिर छाते को कुछ बार समायोजित किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसका शरीर पूरी तरह से छाया में ढका हुआ है। फिर उसे आश्चर्य हुआ। टेक्स्ट लेस देन आंकड़े सामान्य हो गए हैं, टेक्स्ट ग्रेटर दैन। जब राजेश पूरी तरह से छाया के नीचे ढका हुआ था तो उसके आंकड़े वापस आ गए थे। फिर उसने अपना हाथ उठाया और उसे छाया क्षेत्र से थोड़ा सा बाहर रखा और जैसे ही उसकी उंगली का सबसे छोटा हिस्सा बाहर था, वही सामान्य स्थिति स्क्रीन दिखाई दी। टेक्स्ट लेस देन आप सीधी धूप से प्रभावित हो रहे हैं, टेक्स्ट ग्रेटर दैन। टेक्स्ट लेस देन सभी आंकड़े आधे हो जाएंगे, टेक्स्ट ग्रेटर दैन। अंजलि ने पूछा, तो ये काम करता है, लेकिन अगर मेरे शरीर का थोड़ा सा हिस्सा भी धूप में होता है तो मैं कमजोर महसूस करने लगता हूँ। ये ठीक नहीं था। छाता पकड़ने से उसके आंकड़े वापस आ जाएंगे, लेकिन लड़ाई में इसका इस्तेमाल करना मुश्किल होगा। एक हाथ छाता पकड़ने में व्यस्त रहेगा जबकि दूसरा स्वतंत्र होगा। साथ ही यह एक बड़ा कमजोर लक्ष्य था जिसे दुश्मन आसानी से नष्ट कर सकता था। लेकिन कम से कम उसे पता चला कि अगर वह बस अपने साथ एक छाता रखता है तो वह अब कमजोर महसूस नहीं करेगा। फिलहाल अपने पास एक रखना अच्छा विचार था। अंजलि ने कहा, वह एक खास छाता है। ये सूरज से यूवी ओफ को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि यह ज्यादा से ज्यादा 90% तक रोक सकता है। ये सही नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो मुझे आश्चर्य है कि यह काम कर गया। तो क्या यूवी किरणें ही कारण है कि मैं कमजोर महसूस करता हूं? जरूरी नहीं। मेरा मतलब है कि पिशाच की विद्या हर जगह फैली हुई है, लेकिन इन मिथकों को कहीं ना कहीं आधारित होना पड़ा है ना। अंजलि ने फिर जमीन की ओर देखा और सन क्रीम उठा ली। अगर छाते ने वास्तव में यूवी के कारण काम किया तो सन क्रीम का कुछ प्रभाव होना चाहिए। अंजलि फिर राजेश के पास चली गई और कुछ क्रीम अपने हाथ पर निचोड़ ली। तैयार हो। राजेश थोड़ा लाल हो गया अंजलि को अपने शरीर पर क्रीम लगाते हुए सोचकर। यूनिफॉर्म से बाहर अंजलि को देखकर उसने महसूस किया कि वह प्यारी थी। तो क्या वह थोड़ी अजीब थी और पिशाचों के बारे में बहुत ज्यादा जानती थी? हर किसी के पास अपनी कोई सनक वाली चीज होती थी जिसके बारे में वे जानते थे और जुनूनी थे। तभी राजेश को अपनी टांग पर कुछ ठंडा महसूस हुआ। उसने राजेश की चुप्पी को हाँ मान लिया था और क्रीम को उसके पूरे शरीर पर लगाना शुरू कर दिया था। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वह हर जगह क्रीम लगा चुकी है जिसे वह देख सकती थी, इसे खत्म करने के लिए उसने राजेश की आंखों पर धूप का चश्मा लगा दिया। अंजलि ने कहा, हालांकि हम तुम्हारी पलकों पर यूवी को रोक सकते हैं, हम तुम्हारी आंखों पर नहीं रोक सकते। तो कुछ हुआ। इस बार कोई ऐसा परिणाम नहीं मिला। जब उसकी स्थिति खोली गई तो यूवी क्रीम का थोड़ा सा भी असर नहीं हुआ था। राजेश अभी भी अविश्वसनीय रूप से कमजोर महसूस कर रहा था और उसके आंकड़े अभी भी आधे थे। तो ऐसा लगता है कि इसका यूवी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि छाते ने काम किया, ये केवल इतना यूवी ही रोक सकता है और क्रीम के साथ भी ऐसा ही है। इसलिए मुझे उम्मीद थी कि इसका कुछ प्रभाव होगा, लेकिन इसका मतलब है कि यह सबसे अधिक संभावना है कि सूरज में कुछ अन्य गुण है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। ईमानदारी से कहूं तो राजेश शुक्रगुजार था कि सन क्रीम ने काम नहीं किया। हर दिन उठना और इसे दैनिक दिनचर्या के रूप में करने का विचार, कुछ समय बाद क्रीम भी उतर जाएगी। वह लड़ाई के बीच में अपने प्रतिद्वंद्वी से खुद को लोशन और क्रीम लगाने के लिए इंतजार करने के लिए कहने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसके दिमाग में वरुण से उसके लिए कवर करने के लिए कहने की तस्वीरें थीं, जबकि वह सन क्रीम की एक बोतल बाहर निकालता था। आखिरकार आखिरी परीक्षा का समय आ गया था। ये वह था जिससे राजेश सबसे ज्यादा डर रहा था, कपड़ों की परीक्षा। वह पहले से ही पसीने से तर और गर्म महसूस कर रहा था और काले कपड़ों का ढेर लगाने की कल्पना नहीं कर सकता था। लेकिन उसने सोचा कि इसे जल्द से जल्द खत्म करना सबसे अच्छा है।
सबसे पहले राजेश ने अपने शरीर के ऊपर एक स्वेटर रखा, फिर एक जोड़ी काली मोटी पतलून, अपने पैरों पर प्रशिक्षकों ट्रेनर्स के बजाय उसने काले जूते बदल लिए, फिर अपने हाथ पर चमड़े के काले दस्ताने की एक जोड़ी। अंत में अपने सिर पर उसके पास एक बड़ी काली ऊंची टोपी टॉप हैट थी। उसे देखकर अंजलि मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई, वह बिल्कुल बेतुका लग रहा था। वह बुदबुदाई, सांस लो अंजलि। तो कुछ हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं। ठीक है, हमें बाकी का भी प्रयास करना चाहिए। अंजलि ने फिर राजेश पर कपड़े रखना जारी रखा। इस बार उसने उसके चेहरे को एक बालकलावा से ढक दिया था, और यहाँ तक कि जहाँ उसकी आंखें थीं, उसने एक स्लीपिंग मास्क लगा दिया था। और टोपियां रखी गईं और अब उसकी त्वचा का हर इंच ढका हुआ था। कुछ हुआ नहीं, राजेश चिल्लाया, लेकिन ये कपड़ों के माध्यम से दब गया। हालांकि अंजलि ने अभी तक हार नहीं मानी थी। उसे लगा कि अगर छाते ने काम किया था तो इसे भी काम करना होगा। उसने अपने साथ लाए गए सभी शेष कपड़े रखना जारी रखा और फिर आखिरकार जब अंजलि कपड़े पाइल कर रही थी तो राजेश कुछ चिल्लाने में कामयाब रहा। राजेश ने कहा, रुको, ये काम कर रहा है। हालांकि कपड़ों ने काम किया था। राजेश काले कपड़ों में लगभग 3 इंच मोटा था। अंजलि ने राजेश को सभी कपड़े उतारने में जल्दी से मदद की क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह अपने पैरों पर थोड़ा डगमगा रहा था और किसी भी पल बेहोश होने वाला था। एक बार जब वे दोनों खत्म हो गए तो राजेश ने छाता खोला और ऊर्जा उसके शरीर में फिर से बहाल होने लगी। वे दोनों साफ कटे घास पर बैठ गए और परीक्षा के परिणामों पर चर्चा कर रहे थे। अंजलि ने कहा, ठीक है, तुम इस तरह बाहर नहीं जा सकते। तुम उसमें हिल भी नहीं सकते थे। सहमत हूं, लेकिन कम से कम हम जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूरज को मुझ पर पड़ने से रोका जाए। राजेश छाते को महसूस करने लगा, ये सोचकर कि शायद वह उसी सामग्री से कपड़े बनवा सकता है। तब समस्या ये होगी कि सामग्री बहुत कमजोर होगी। सबसे अधिक संभावना है कि कपड़े इसलिए काम नहीं कर रहे थे क्योंकि वे पर्याप्त सूरज को रोक नहीं रहे थे। उसे अधिक ठोस लेकिन लचीली सामग्री की जरूरत थी। कुछ सामग्री थी जो काम कर सकती थी, जैसे एक काला लेटेक्स सूट या कुछ और, लेकिन ये लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। इसे आसानी से फाड़ा जा सकता था या चीरा जा सकता था और फिर वह फिर से सामान्य कमजोर राजेश बन जाएगा। अचानक एक विचार राजेश के दिमाग में आया। उसे वह लड़ाई याद आने लगी जो उसने वीआर खेल के अंदर लड़ी थी। जब वह सैम के खिलाफ गया था तो उसने एक केप का इस्तेमाल किया था जो उसके रक्त स्वाइप को रोकने में सक्षम था। सामग्री न केवल लचीली थी बल्कि मजबूत भी थी। केप सबसे अधिक संभावना है कि पोर्टलों में से किसी एक बीस्ट से बनी थी। अगर राजेश को इस सामग्री का पर्याप्त हिस्सा मिल सकता था तो शायद वह किसी तरह का एक सूट बना सकता था जो न केवल उसे सूरज से बचा सकता था बल्कि युद्ध में उपयोग किए जाने के लिए पर्याप्त मजबूत भी हो सकता था। उसके चेहरे पर मुस्कान आने लगी। वह अब कुछ बीस्ट का शिकार करने के लिए पोर्टल में जाने का इंतजार नहीं कर सकता था। वस्तुओं के साथ परीक्षा खत्म करने के बाद अंजलि उन कुछ अन्य चीजों को आजमाने के लिए उत्सुक थी जो वह अपने साथ लाई थी। क्या मुझे वास्तव में इस तरह की किसी चीज के बारे में चिंता करनी होगी? राजेश ने पूछा जैसे ही उसने लहसुन की एक कली उठाई। अंजलि ने कहा, वास्तव में नहीं, ईमानदारी से कहूं तो मैं बस सब कुछ आजमाना चाहती थी। लहसुन हमेशा से ही एक विकर्षक रिपेलेंट के रूप में काम करता था और जिस तरह से तुम इसे पकड़ रहे हो उससे पता चलता है कि यह नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब राजेश लहसुन के टुकड़े को देख रहा था तो उसने सुनिश्चित होने के लिए निरीक्षण इंस्पेक्ट कौशल का उपयोग करने का फैसला किया। अगर कुछ उसे नुकसान पहुंचाएगा तो उसे यकीन था कि सिस्टम उसे इस तरह की बुनियादी जानकारी बताने में सक्षम होगा। निरीक्षण टेक्स्ट लेस देन लहसुन की एक कली। आपकी बढ़ी हुई इंद्रियों के कारण टुकड़ा बेहद बुरा स्वाद ले सकता है। खाने के लिए सुरक्षित टेक्स्ट ग्रेटर दैन। अच्छी खबर यह थी कि सिस्टम ने उसे सूचित किया था कि लहसुन जहरीला नहीं था, जिसका मतलब था कि यह अन्य वस्तुओं के साथ भी ऐसा ही कर पाएगा। बुरी खबर यह थी कि उसे अभी भी लहसुन खाना पड़ा ताकि अंजलि को संदेह न हो। उसने कली को एक छोटे से टुकड़े में तोड़ा और फिर इसे अपने मुंह में रखा। स्वाद अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। ऐसा लगा जैसे वह कुत्ते का मल खा रहा हो। ऐसा नहीं है कि वह जानता था कि उसका स्वाद कैसा होता है, लेकिन अगर उसे कल्पना करनी थी तो यह वही था। राजेश तुरंत जमीन पर थूकना शुरू कर दिया, अपने मुंह से स्वाद निकालने की कोशिश कर रहा था। अंजलि ने कहा, ठीक है, कम से कम तुम ठीक लग रहे हो। राजेश ने अपने निरीक्षण कौशल का उपयोग करने से पहले भी इस परिणाम की उम्मीद की थी। उसके विकास के बाद से भोजन का स्वाद थोड़ा बदल गया था। आइसक्रीम और केक जैसे मीठे भोजन अब बेस्वाद लगते थे। फलों के साथ भी ऐसा ही था। एक ही चीज जिसका स्वाद उसके लिए अभी भी ठीक था, वह था मांस। हालांकि सब कुछ पहले की तुलना में थोड़ा नमकीन लगता था, यह अन्य जड़ी बूटियों के साथ भी ऐसा ही था। हालांकि एक चीज थी जो उसके लिए नाटकीय रूप से बदल गई थी और वह था रक्त। ये किसी भी चीज से ज्यादा शानदार स्वाद था जो उसने पहले लिया था और खुद कारमेल जितना मीठा था। बस इसके बारे में सोचते ही राजेश एक और स्वाद चाहता था, लेकिन वह अभी भी खुद को ठीक से नियंत्रित करने में सक्षम था।
यह उसी तरह था जब कोई चॉकलेट के बारे में सोचता था, वे अचानक चॉकलेट चाहते थे लेकिन उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। अन्य वस्तुओं को छूने से पहले राजेश ने सुनिश्चित किया कि वह हर एक पर अपने निरीक्षण कौशल का उपयोग करे। पहले धातु का क्रॉस था। सिस्टम ने कहा, एक धार्मिक प्रतीक जिसका कोई प्रभाव नहीं है। फिर चेन, एक चांदी की चेन जो 92% चांदी से बनी है। आइटम पहनने का उपयोग एक फैशन एक्सेसरी के रूप में किया जा सकता है। दोनों वस्तुओं के साथ ऐसी कोई चेतावनी नहीं थी। राजेश ने फिर बिना किसी चिंता के उन दोनों को उठा लिया। वह हाल ही में सिस्टम पर और ज्यादा भरोसा करने लगा था क्योंकि यह ज्यादा मददगार और सटीक रहा था। राजेश ने पूछा, तो इन दोनों चीजों के पीछे क्या कहानी है? मुझे क्रॉस थोड़ा समझ में आता है लेकिन चांदी के बारे में क्या, और क्या वे सिर्फ वेयरवुल्व्स के लिए हैं? अचानक अंजलि की आंखें चमकने लगीं। अंजलि ने समझाया, मुझे खुशी है कि तुमने पूछा। पिशाच की विद्या जितना तुम सोचते हो उससे कहीं ज्यादा पीछे चली गई है। यहाँ तक कि ग्रीक पौराणिक कथाओं में भी उनके पास पिशाच की कहानियां हैं। कहा जाता है कि पहले पिशाच को देवता अपोलो ने शाप दिया था, जो सूरज की रोशनी से जल जाता था। फिर जब आदमी ने आर्टेमिस के धनुष को छूने की कोशिश की तो उसने इंसान को चांदी से प्रभावित होने के लिए और शाप दिया। बेशक अन्य कारण भी हैं लेकिन ये पुराने में से एक है। फिर क्रॉस के साथ पिशाचों को हमेशा शैतान के कार्यकर्ता के रूप में देखा गया है, एक ऐसा प्राणी जिसे जीने के लिए खून चूसने की जरूरत होती है, और बेशक कई लोगों की नज़र में भगवान बुराई का योद्धा है और क्रॉस भगवान का प्रतीक है। अंजलि ने फिर राजेश से दोनों वस्तुएं पकड़ लीं और उन्हें वापस अपने बैग में रख दिया। अंजलि ने कहा, लेकिन अब तुम्हें देखकर मैं स्पष्ट रूप से देख सकती हूं कि यह सब बकवास था। वह पूरे अनुभव से थोड़ी निराश लग रही थी। तुम्हारी एकमात्र पिशाच कमजोरी अब तक सूरज की रोशनी लगती है, हालांकि मुझे यह स्वीकार करना होगा कि यह काफी बड़ी है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अभी तक बूढ़े नहीं हो रहे हो? राजेश ने उलझन में कहा, क्या? मुझे कैसे पता चलेगा, ये तो बस कुछ ही दिन हुए हैं। मेरा मतलब है कि मुझे कोई बुरा महसूस नहीं होता है, लेकिन मैं अपने बाकी जीवन के बारे में भी यही कह सकता हूँ, तुम बिना महसूस किए ही बूढ़े हो जाते हो। फिर एक भयावह विचार राजेश के दिमाग में आया, अगर यह सच था कि वह अब और बूढ़ा नहीं होगा, तो क्या इसका मतलब था कि उसकी उपस्थिति वैसी ही रहेगी जैसी अब थी? क्या वह अपने बाकी जीवन के लिए एक युवा किशोर लड़के जैसा दिखेगा? परीक्षा खत्म होने के साथ उन दोनों के लिए अपने छात्रावास के कमरों में वापस जाने का समय हो गया था। राजेश ने छात्रावास के कमरों में वापस जाने और ये देखने का फैसला किया कि क्या वरुण और प्रदीप बाकी शाम को घूमने और कुछ करना चाहते थे। लेकिन जब उसने कमरे में प्रवेश किया तो एक बार फिर वरुण या प्रदीप वहां नहीं थे। वरुण के बारे में राजेश ज्यादा चिंता नहीं करता था, ऐसा लगता था कि वह हाल ही में दूसरे वर्षों के साथ परेशानी में पड़ रहा था, लेकिन घटना के बाद वे वर्तमान में उससे अच्छी तरह से दूर रह रहे थे। ये प्रदीप था जिसके बारे में राजेश ज्यादा चिंतित था। वह इस भावना को हिला नहीं सका कि प्रदीप के ये नए दोस्त वास्तव में उसके दोस्त नहीं थे, और सोच रहा था कि क्या करना है। उसके साथ राजेश ने रात के लिए सोने का फैसला किया और अगले दिन तक इंतजार किया। जब वह उठा तो वह ये देखकर खुश हुआ कि अन्य दोनों रात के बीच में अपने कमरों में लौटने में कामयाब रहे थे। एक बार के लिए उन तीनों ने एक साथ कैंटीन जाने का फैसला किया था और एक लंबे समय में उन तीनों ने आराम से खाना खाया और उन्होंने कल क्या किया था इस बारे में चैट की। एक बार जब उन तीनों ने खाना खत्म कर लिया तो उनके लिए अपनी होम रूम कक्षाओं के लिए एक साथ जाने का समय हो गया था। सोमवार की सुबह उन्हें अपने शिक्षक डेल के साथ सुबह की कक्षा में भाग लेना था। ये सबक एक सिद्धांत आधारित सबक होगा, या तो मानव जाति का इतिहास या यहाँ तक कि क्या होगा इसके बारे में नोटिस। वे तीनों हमेशा की तरह कक्षा के पीछे बैठ गए, जबकि अंजलि ईशा के साथ सामने बैठी थी। छात्रों ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया जब तक कि डेल आखिरकार नहीं आ गया। ठीक है कक्षा, मुझे एक महत्वपूर्ण घोषणा करनी है। आपके पहले पोर्टल आउटिंग की तैयारी पूरी हो गई है। अब समय आ गया है कि आप बच्चे ब्रह्मांड को थोड़ा और खोजें। इससे पहले कि डेल छात्रों को पोर्टल प्रशिक्षण के बारे में सूचित करता जिसमें वे भाग लेंगे, उसे छात्रों को यह समझाना पड़ा कि पोर्टल कैसे काम करते हैं। आखिरकार उनमें से कुछ को छोड़कर लगभग हर छात्र के लिए यह पहला होगा। पोर्टल मनुष्यों को उन स्थानों से यात्रा करने और वापस आने की अनुमति देते थे जहां वे पहले गए थे। उनका उपयोग अक्सर अन्य ग्रहों की यात्रा के लिए किया जाता था। प्रौद्योगिकी तब प्राप्त हुई जब मानवता अपने पहले डालकी जहाज को नीचे उतारने में कामयाब रही और अंदर एक पोर्टल की खोज की। आमतौर पर जब ऐसी उन्नत तकनीक की खोज की जाती थी तो लोग इसे इतनी आसानी से विच्छेदित और दोहराने में सक्षम नहीं होते थे। सिर्फ इसलिए कि आपके पास तकनीक थी, इसका मतलब यह नहीं था कि आप समझते थे कि यह कैसे काम करता है। लेकिन रिचर्ड इनोक नामक एक पौराणिक वैज्ञानिक, लेजेंडरी साइंटिस्ट के लिए धन्यवाद, वह जहाज पर पाए गए सभी उपकरणों को आसानी से विच्छेदित करने में सक्षम था। डालकी के खिलाफ युद्ध में एक और महान योगदानकर्ता। कुछ लोगों ने माना कि उनके पास किसी तरह की क्षमता थी जिसने उन्हें रास्ते में मदद की, लेकिन ये सिर्फ अफवाहें थीं और कोई निश्चित रूप से नहीं जानता था।
हालांकि एक बात निश्चित थी कि वह एक महान व्यक्ति थे। एक बार जब उन्हें यह तकनीक मिल गई तो उन्होंने इसे न केवल सेना को बल्कि निजी कंपनियों को भी वितरित कर दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि ऐसी शक्ति सिर्फ एक समूह के हाथों में न आ जाए। उस समय दुनिया और इंसान एक साथ लड़ रहे थे, लेकिन कौन जानता था कि एक बार युद्ध समाप्त होने के बाद क्या होगा। आज की दुनिया में आमतौर पर 3 अलग अलग लोगों के समूह थे जिनके पास पोर्टल थे और उनके मालिक थे। सेना पहला समूह था। अगले थे निजी निगम। उनके पास आमतौर पर शक्तिशाली मूल थे जो उनका समर्थन करते थे। इनमें से कई कंपनियां भी एक गुड फैक्शन बनाएंगी जो केवल अन्य ग्रहों की खोज के लिए शक्तिशाली यात्रियों का एक समूह था। और अंत में प्यो प्यो के रूप में जाना जाने वाला समूह था, एक ऐसा समूह जो क्षमताओं के उपयोग में विश्वास नहीं करता था। 3 प्रकार के पोर्टल थे, प्रत्येक रंग में अलग था, हरे, नारंगी और लाल थे। इनमें से प्रत्येक पोर्टल का एक अलग अर्थ था। हरा का मतलब था कि जिस ग्रह पर वह ले जाता था उसकी पहले ही खोज की जा चुकी थी और वहां मानव आश्रय ह्यूमन शेल्टर्स बनाए गए थे। ये लोगों को अगर वे चाहें तो वहां रहने या सिर्फ अस्थायी रूप से वहां रहने की अनुमति देते थे। अगला था नारंगी। इसका मतलब था कि ग्रह की अभी तक पूरी तरह से खोज नहीं की गई थी। कुछ आश्रय थे लेकिन बीस्ट का स्तर कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक हो सकता था या उन्होंने अभी तक हर जगह खोज नहीं की थी। और अंत में लाल पोर्टल, ये अज्ञात ग्रह थे। नियमित मनुष्यों के रहने के लिए कोई आश्रय नहीं था। केवल यात्री या सैन्य कर्मी आमतौर पर खोज के लिए इन पोर्टलों में जाते थे और उनके बारे में सबसे बुरी बात यह थी कि वे नहीं जानते थे कि क्या डाल्की भी ग्रह पर थे। आखिरकार डाल्की के पास भी वही तकनीक थी, इसलिए उनसे टकराना बहुत अजीब नहीं होगा। और हालांकि एक संधि के तहत अगर कुछ लोग एक अज्ञात ग्रह पर लापता हो जाते थे तो ये साबित करना मुश्किल था कि कुछ हुआ था और इंसान अभी तक एक और युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। डेल ने कहा, और यही वह सारी जानकारी है जो आपको पोर्टलों के बारे में जानने की जरूरत है। एक छात्र ने तब अपना हाथ उठाया जो कक्षा के केंद्र में बैठा था। डेल ने कहा, हाँ, उन ग्रहों पर खोजे गए बीस्ट के बारे में क्या हम उनके बारे में जानेंगे? छात्र ने पूछा, फिलहाल आपको पोर्टलों के बारे में बस इतना ही जानना है। हाँ, इससे हमें उन ग्रहों पर बीस्ट की खोज भी हुई और वे वही हैं जिनका उपयोग हम अपने बीस्ट हथियार बनाने के लिए करते हैं, लेकिन जब आप पहुंचेंगे तो आपको उसके बारे में और विस्तार से बताया जाएगा। डेल ने समझाया, हालांकि मैं आपको अभी बता दूंगा कि आप उस खोज के लिए भी रिचर्ड एनो को धन्यवाद दे सकते हैं। डेल ने फिर प्रस्तुति बंद कर दी जो उसके पीछे चल रही थी। अब महत्वपूर्ण हिस्से के लिए पोर्टल अभियान अगले सप्ताह होगा, लेकिन इससे पहले भी आपको अपनी 5 की टीम बनाने की आवश्यकता होगी। हालांकि इस यात्रा पर आप एक कक्षा के रूप में यात्रा करेंगे, आपके पास एक दस्ता स्क्वाड होना चाहिए और एक साथ रहना चाहिए। यहाँ तक कि हरे पोर्टल भी बीस्ट से भरी एक खतरनाक जगह हैं और आपकी घड़ी पर ट्रैकर अकादमी के बाहर काम नहीं करेंगे। हमारे पास आकर आपको बचाने का कोई तरीका नहीं होगा। उसी छात्र ने एक बार फिर अपना हाथ उठाया और डेल के चेहरे पर एक नज़र थी जैसे ये परेशान करने वाला होने लगा था। हाँ, क्या आप जानते हैं कि हम कहाँ जा रहे होंगे? वह जानकारी आपको उस दिन बताई जाएगी। आप में से कई के यहाँ परिवार के सदस्य हैं जो अगर उन्हें पता होता कि आप कहाँ हैं, तो वे आपको उन ग्रहों पर सुरक्षित रखने के लिए गार्ड भेजेंगे, लेकिन यह उचित नहीं होगा, खासकर जब से हम इस पर भी आपका आकलन करेंगे। छात्र ने एक बार फिर अपना हाथ उठाया, लेकिन डेल ने इस बार उसे वापस घूर कर देखा, जिससे वह धीरे धीरे अपना हाथ फिर से नीचे रखने के लिए मजबूर हो गया। अब अगर और कोई सवाल नहीं है, तो आपकी आज की युद्ध कक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। आज आपको 5 की एक टीम बनानी है और दिन के अंत तक हमें रिपोर्ट करनी है। डेल ने छात्रों को 5 का अपना समूह बनाने की अनुमति देते हुए अन्य व्यवसाय में भाग लेने के लिए कमरा छोड़ दिया। वरुण ने तुरंत अपना सिर घुमाया। हे राजेश, तुम। लेकिन राजेश के बगल में पहले से ही अंजलि खड़ी थी, जो कक्षा के सामने से पीछे की ओर दौड़कर आई थी। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे, क्या तुम मेरे साथ एक टीम बनाना चाहते हो राजेश? राजेश ने जवाब दिया, हाँ, जरूर। सच्चाई ये थी कि राजेश अंजलि को एक ही टीम में शामिल होने के लिए कहना चाहता था। उन्हें नहीं पता था कि उनका पहला आकलन कितना समय लेने वाला था और अगर वह घायल या चोटिल होने वाला था तो उसे किसी प्रकार के रक्त स्रोत की जरूरत होगी। भले ही वरुण को यह पसंद नहीं आया, वह जानता था कि यह होने वाला था। वरुण ने अपनी जलन को छिपाने की कोशिश करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हे राजेश, क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं भी शामिल हो जाऊं? जरूर, और प्रदीप भी। प्रदीप का चेहरा उसका नाम सुनकर थोड़ा हैरान था और साथ ही उसकी भावनाएं भ्रमित थीं। प्रदीप ने कहा, हाँ, यह अच्छा होगा। फिर जब बाकी लोग बस सोच रहे थे कि 5वां सदस्य कौन होना चाहिए, तो ईशा ने कमरे में मौजूद सभी लोगों में से वरुण से संपर्क किया था। मैं तुम्हारे साथ एक टीम बनाना चाहती हूँ। न केवल राजेश और अन्य लोग हैरान थे कि ईशा ने वरुण से संपर्क किया था, बल्कि पूरी कक्षा भी हैरान थी। डेल की कक्षा में ईशा सबसे मजबूत छात्रा थी। लगभग हर कोई उसे अपनी टीम में चाहता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जब लोगों ने उससे संपर्क करने की कोशिश की थी तो उसने हमेशा एक ठंडा जवाब दिया था। ऐसा लग रहा था कि उसे मजबूत होने के अलावा हर चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी।
वरुण ने कहा, मुझे माफ करना, लेकिन मैंने पहले ही इन लोगों के साथ एक टीम बनाने का फैसला कर लिया है। वरुण का ईशा को जवाब भी बाकी सभी को और ज्यादा पागलपन भरा लगा। उन्होंने वरुण को उस दिन लड़ते हुए देखा था जब वे दूसरे वर्षों से घिरे हुए थे। उसे देखने के बाद कोई नहीं कहेगा कि वह ईशा से कमजोर था। अगर वे दोनों शक्तियों को मिलाते और कुछ अन्य मजबूत लोगों को ढूंढते तो इसका मतलब था कि वे आसानी से कक्षा में सबसे मजबूत टीम के साथ आ सकते थे। ईशा ने फिर उन लोगों के समूह को देखा जिनकी ओर वरुण ने इशारा किया था। ईमानदारी से कहूं तो वह उनमें से किसी को भी पहचानती नहीं थी। ईशा ने कहा, वे कौन हैं? क्या हमने एक साथ परीक्षा दी थी? मैंने तो असेंबली हॉल में तुम्हारी मदद भी की थी। अंजलि ने शिकायत की। सच ये था कि ईशा ने कभी लोगों के चेहरे याद रखने के लिए समय नहीं निकाला था, उसे केवल उन्हीं की परवाह थी जो मजबूत थे। जब उसने देखा कि वे आकलन परीक्षा में कितने कमजोर थे, तो उसने उन्हें और परेशान नहीं किया। हालांकि एक व्यक्ति था जिसने वरुण के अलावा उसकी आंख को पकड़ा था और वह था राजेश। उसे याद था कि उसने काली बीस्ट गेंदें, ब्लैक बीस्ट बॉल्स, बिजली की तेज गति से फेंकी थीं और एक छात्र को बाहर निकाला था। फिर जब उसने उसकी कलाई पर देखा, तो उसने देखा कि वह केवल स्तर 1 का उपयोग करता था। ईशा ने कहा, तुम इन कमजोर लोगों के साथ क्यों रहोगे? निश्चित रूप से अगर तुम मेरे और कुछ अन्य लोगों के साथ शामिल होते हो तो तुम्हें बेहतर ग्रेड मिल सकता है। पोर्टल आउटिंग में पहला आकलन और भविष्य के आकलन उनके अंतिम ग्रेड का निर्धारण करेंगे। जिनके पास वापस जाने के लिए एक आरामदायक परिवार था, उनके लिए यह ज्यादा मायने नहीं रखता था, लेकिन बाकी के लिए यह उनके भविष्य का निर्धारण करता था। सैन्य अकादमी छोड़ने पर उन्हें जो ग्रेड मिलता था, वह तय करता था कि क्या वे एक मजबूत निजी कंपनी में शामिल हो सकते हैं, या क्या वे बस सबसे निचले पायदान पर शामिल हो जाएंगे, जिसके साथ अब से भी बदतर व्यवहार किया जाएगा। वरुण ने जवाब दिया, मुझे ग्रेड की परवाह नहीं है, मैं बस स्कूल में रहते हुए मस्ती करना चाहता हूँ। लेकिन ईशा हार मानने को तैयार नहीं थी। ईशा ने प्रदीप की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, मैं लड़की और अजीब तरह से मजबूत लड़के को स्वीकार कर सकती हूँ, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकती। प्रदीप का दिल अचानक जोर से धड़कने लगा। जैसे ही उसने ईशा के ये शब्द सुने, एक डर उस पर हावी होने लगा। अगर वह वरुण और राजेश की टीम में शामिल नहीं होता, तो वह बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। वरुण ने कहा, हमें तुम्हारी जरूरत क्यों है वैसे भी? अंजलि ने बीच में रोका, एक मिनट रुको, मुझे लगता है कि वह टीम में एक अच्छा अतिरिक्त होगी। इसके अलावा वरुण, क्या तुम्हारी क्षमता तुम्हारे आसपास के लोगों पर भी निर्भर नहीं करती है कि वे मजबूत हों? जहां तक मुझे याद है बीस में क्षमताएं नहीं होती हैं, इसलिए तुम्हें हम पर निर्भर रहना होगा, और हमारे पास ठीक से मजबूत क्षमताएं नहीं हैं। राजेश ने जवाब दिया, अंजलि, मैं समझता हूं कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन एक बार के लिए मैं वरुण से सहमत हूं। मुझे परवाह नहीं है कि वह कितनी मजबूत है, वह बस अंदर आकर हम में से किसी एक को बाहर नहीं निकाल सकती। वह टीम में शामिल हो सकती है, लेकिन तभी जब प्रदीप रहे। मजबूत सहयोगी होना अच्छा था, लेकिन किस कीमत पर? अगर राजेश प्रदीप को एक अजनबी से बदलने के लिए बाहर निकालता, तो वह भी बाकी सभी की तरह बुरा होता जिसने उसे सिर्फ कमजोर होने के लिए बुरा व्यवहार किया था। वह उस तरह के लोगों में बदलना नहीं चाहता था। ईशा ने फिर कमरे के चारों ओर देखना शुरू कर दिया, इससे पहले कि वह एक बार फिर वरुण को देखती। उसने सोचा कि वरुण किस तरह से दीपशेक से सोल वेपन के उपयोग से पहले काफी अच्छी तरह से निपट पाया था। कमरे के चारों ओर देखने के बाद डेल की कक्षा में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं लग रहा था जो उससे मेल खाता हो। ईशा ने पूछा, ठीक है, मैं शामिल हो जाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि हम पांचों को फिर से परीक्षण करें कि हम कहां खड़े हैं। शायद हम प्रशिक्षण केंद्र का दौरा कर सकते हैं, बाकी को दिखा सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अंजलि और राजेश ने अपनी आंखों में एक आधे चिंतित नजर से एक दूसरे को देखा। वे पांचों फिर प्रशिक्षण केंद्र की ओर चले गए। ये वही जगह थी जहां अंजलि ने पहली बार राजेश को देखा था, जो रात में उस जगह पर घुस गया था। अभी कमरा सभी प्रकार की विभिन्न कक्षाओं के कई अलग अलग लोगों से भरा हुआ था। अन्य सभी कक्षाओं को भी आगामी परीक्षा के बारे में सूचित कर दिया गया था और उन्होंने एक दूसरे की क्षमताएं जानने का फैसला किया था। यह उन्हें यथासंभव अधिक से अधिक बीस्ट को हराने और पकड़ने का सबसे अच्छा मौका देगा और उनके जीवित रहने की संभावना को बढ़ाएगा। वरुण ने पूछा, ठीक है, तुम क्या चाहती हो कि हम करें? मैंने पहले ही तुम्हारी शक्तियां देखी हैं, लेकिन मुझे लड़की और बाकी दो के बारे में ज्यादा याद नहीं है। शायद लड़की ताकत मशीन पर पहले जा सकती है। अंजलि ऊपर गई जैसा कि पूछा गया था और बड़ी गोलाकार ताकत मशीन पर गई। उसने अपना दिमाग केंद्रित किया और उसी समय अपनी मुट्ठी बाहर फेंकी। उसने अपनी हाथ को जितना मजबूत हो सके धकेलने के लिए अपनी टेलीकिनेसिस के बल का उपयोग किया। मशीन के प्रदर्शन पर संख्याएं धीरे धीरे ऊपर गईं जब तक कि यह आखिरकार संख्या 8 तक नहीं पहुंच गई। अंजलि ने शिकायत की, लानत है, पिछली बार की तरह ही, लगता है कि मैंने ज्यादा सुधार नहीं किया है। ईशा ने कहा, स्तर 2 के लिए ये काफी कमजोर ताकत को है, लेकिन धनुष को देखते हुए तुम वैसे भी एक रेंज उपयोगकर्ता, रेंज यूजर हो, टीम में तुम्हारे जैसा कोई होना काफी आसान होगा।
वह फिर दो लड़कों राजेश और प्रदीप के पास चली गई। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों कम से कम उसके जैसा स्कोर प्राप्त कर सकते हो। राजेश उसके सभी ताने से परेशान होने लगा था, लेकिन उसने गहरी सांस ली और उसे रोक लिया। उसे टीम में रखने से दूसरों के साथ कम परेशानी होगी। भले ही उन्होंने बीस्ट को हराया और उनके क्रिस्टल प्राप्त किए, एक उच्च मौका था कि कोई अन्य टीम उन्हें लक्षित कर सकती है और उन्हें चुराने की कोशिश कर सकती है। लेकिन ईशा को टीम में रखने से वह रुक जाएगा। प्रदीप अपने हाथ में कीचड़ की छड़ी मड स्टाफ पकड़े हुए मशीन के पास चला गया। ईशा ने कहा, लगता है कि वह अभी भी स्तर 1 का है। स्तर 1 पृथ्वी उपयोगकर्ता के पास जमीन से पृथ्वी निकालने की क्षमता नहीं थी। वे केवल अपने हाथ में पृथ्वी को सुधार सकते थे। वे केवल उस पृथ्वी को नियंत्रित कर सकते थे जिसे वे छू रहे थे, बजाय इसके कि वे अपने आसपास की पृथ्वी को छू रहे थे। जैसे ही प्रदीप ने मशीन को पंच किया, ध्रुव के चारों ओर की पृथ्वी उसके मुट्ठी के चारों ओर बनने लगी। जैसे ही उसने मशीन को मारा, संख्याएं ऊपर जाने लगीं और आखिरकार यह 8 पर रुक गया। अंजलि के जैसा ही स्कोर। ईशा ने राजेश की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? सब्सक्राइब करें और जोड़ जाए इन एसपी नॉवल वर्स के अगले सफर से।